हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन एंड फिजिक्स। आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। क्या आप लोग जानते हो कि 1940 में यूएसए के टेकोना सिटी में टेकोना नेरोस पर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था, जिसको ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया था 1 जुलाई 1940 को। ट्रैफिक के लिए ओपन करने के बाद विद इन 4 मंथ ये ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया था। और क्यों कोलैप्स हुआ था उसका रीजन भी शॉकिंग था। उस टाइम पर 42 माइल पर आवर की स्पीड से विंड ब्लो हुआ था और इतनी कम स्पीड से ब्लो होने वाले विंड ने ये ब्रिज को कोलैप्स कर दिया। तो आज हम लोग यहां पर फाइंड करेंगे कि ये कोलैप्स क्यों हुआ था। टेकोना ब्रिज को डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स ने जब उसके पीछे का कॉज फाइंड करने की ट्राई की तो उनको पता चला कि यहां पर जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है उसके पीछे का रीजन जो है वो एरो इलास्टिक फ्लटर है। एरो इलास्टिक फ्लटर होता क्या है? तो उन्होंने जब ब्रिज डिजाइन किया था तो ब्रिज की साइड का जो पार्ट था वो थोड़ा ब्रॉड था और इसलिए वो जो आने वाला विंड था उसको एक टाइप से ब्लॉक कर रहा था। अब जब विंड ब्लो होता था तो वो ब्रिज जो है वो वाइब्रेट करता था और विंड की जो फ्रीक्वेंसी है उससे उस ब्रिज के अंदर एक फोर्स फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती थी। ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की और विंड से क्रिएट हुई फोर्स फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच होने लगे तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना बना जिसको फिजिक्स में बोला जाता है रेजोनेंस क्रिएट होना। और ड्यू टू रेजोनेंस उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती गई और एम्पलीट्यूड के इंक्रीमेंट से वो मटेरियल जो था, जो केबल थे, वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए और फाइनली वो केबल्स एक एक करके ब्रेक होने लगे। तो इस टाइप से उसका कोलैप्स हुआ था। तो यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। व्हाट इज रेजोनेंस फिनोमिना? तो हर एक ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट करता है तो वो ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर सिस्टम के मल्टीपल पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम की खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो उसकी लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करती है। अगर हम ये पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है जिसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और रफली ये 1 सेकंड के अराउंड की फ्रीक्वेंसी है। अब जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं जो पीरियोडिक फोर्स है तो वो पीरियोडिक फोर्स की खुद की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के सिमिलर होती है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको फास्ट ऑसिलेट करने की ट्राई करते हैं, अभी मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है तो उस केस में ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि मैं फोर्स फ्रीक्वेंसी को बहुत स्लो रखता हूं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन में तो भी ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है लेकिन ऑसिलेट नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर देता हूं, सपोज मैंने 1 सेकंड के अराउंड की इसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है तो अभी वो इजीली ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है और कंटिन्यूअसली इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो रेजोनेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की है दैट शुड बी सिमिलर टू फोर्स फ्रीक्वेंसी अप्लाइड। यहां पर हमने 4 पेंडुलम्स को अरेंज किया है जो एक पर्टिकुलर केबल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब हर एक ऑसिलेटर दूसरे ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड है
और वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। दो पेंडुलम हमने ऐसे रखे जो ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ के हैं और दूसरे दो पेंडुलम है उनकी लेंथ सिमिलर है। जिनकी लेंथ सिमिलर है उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सिमिलर बनेगी। तो ये दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, ये दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है। अब सपोज हम कोई एक ऑसिलेटर को ऑसिलेट करवाते हैं और चेक करते हैं कि बाकी के तीन ऑसिलेटर पर उसकी इफेक्ट क्या होती है। सपोज हम ज्यादा लेंथ है उस ऑसिलेटर को ऑसिलेट करवाना स्टार्ट करते हैं और उसकी इफेक्ट बाकी सबके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले बाकी सब धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऑसिलेटर की ऑसिलेशन की इफेक्ट बहुत कम दिख रही है। ये वाला ऑसिलेटर जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करने लगी है, वो ऑसिलेटर जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब इसने अपनी एनर्जी पास तो सबको की, लेकिन रेजोनेंस क्रिएट हुआ था सिर्फ ये दोनों के बीच में। सेम वे सपोज हम ये चेक करें कि मान लो इसको ऑसिलेट करवाते हैं तो इफेक्ट क्या आती है। तो अब हम ये वाले को ऑसिलेट करवाते हैं, स्टार्टिंग में सभी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखते हैं किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बढ़ता है। तो फाइनली ये दोनों का ऑसिलेशन ऑलमोस्ट स्लो हो गया है, लेकिन ये अभी भी ऑसिलेशन कंटिन्यू रख रहा है। तो यहां पर ये दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, इसलिए ये दोनों के बीच में एक रेजोनेंस कंसेप्ट क्रिएट हुआ। चलो अब हम ये देखते हैं कि रेजोनेंस फिनोमिना की एप्लीकेशंस क्या है। तो टीवी या रेडियो तो आप लोगों ने ट्यून अप किया ही होगा। सपोज मेरे पास एक रेडियो सेट है और अगर मुझे रेडियो मिर्ची उसमें सुनना है, तो रेडियो मिर्ची के जो वेव्स आते हैं, रेडियो वेव्स, उसकी एक पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 98.3 मेगाहर्ट्ज की। जब मैं अपने रेडियो सेट को ट्यून अप करके रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता हूं, तो उसके वेव इजीली रिसीव हो जाते हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता है, जिससे हमें वो सिग्नल क्लियरली सुनाई देते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो माइक्रोवेव ओवन का है। माइक्रोवेव ओवन जनरली यूज किया जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो नॉर्मली फूड के अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो जब वाइब्रेट करते हैं तो उनकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। माइक्रोवेव के थ्रू हम उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी को एक्सटर्नली इंसिडेंट करवाते हैं। जब एक्सटर्नली वेव की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो वाटर के पार्टिकल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो वाटर के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि हीट एनर्जी बढ़ जाती है और उससे फूड रेडी हो जाता है। ऐसे ही हम थर्ड एग्जांपल ले तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल गिटार। जब हम गिटार के स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और उसके पीछे की जो चैम्बर होती है, वो चैम्बर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती है। जब एयर के पार्टिकल वाइब्रेट्स करते हैं तो उससे रेजोनेंस क्रिएट होता है और उससे जो साउंड क्रिएट होता है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे फिनोमिना जो है वो रेजोनेंस के कंसेप्ट पर वर्क करते हैं। अब इस टॉपिक के रिलेटेड आज का क्वेश्चन, आप लोगों ने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ जो है वो वाइब्रेट करती है और उसके साथ साथ उसके ऊपर ट्रीज या बिल्डिंग या पोल्स जो भी है वो भी वाइब्रेट करते हैं। कुछ बिल्डिंग जो बहुत हाइट वाली है और उसके ही पास में कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो कम हाइट वाली है। ज्यादा हाइट वाली बिल्डिंग अर्थक्वेक में सरवाइव कर जाती है और कभी कभी जो लेस हाइट वाली बिल्डिंग होती है वो कोलैप्स हो जाती है। ऐसा क्यों होता है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम एक और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे।